जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ज्वालामुखी। आपको अगर ग्रेजुएशन में है तो फिर ज्योग्राफी ऑनर्स है तो उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृति का वर्णन करें। मतलब आपको ज्वालामुखी के विषय में सारा चीज़ बताना है और ज्वालामुखी होने के बाद भूमि का आकृति, जहाँ पे ज्वालामुखी आता है उस जगह पे भूमि माने पृथ्वी का आकृति कैसा हो जाता है उसके विषय में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी, आपको ज्वालामुखी कहने से ही पता लगता है कि ज्वाला के मतलब क्या होता है। ज्वाला आग और मुखी माने मुंह। जिसके मुख में ज्वाला है माने पृथ्वी का वैसा जगह जहाँ पे ज्वाला उत्पन्न होता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उस जगह को ज्वालामुखी स्थान कहते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखे हैं ज्वालामुखी के विषय में लिखे हैं पृथ्वी पर वैसा स्थल वैसा जगह जहाँ से पृथ्वी के नीचे उपस्थित मैग्मा निकलता है। यह मैग्मा पृथ्वी के प्लेटों को टकराने या दूर हटने से निकलता है। यह मैग्मा कैसे निकलता है। पृथ्वी के प्लेटों को टकराने या दूर हटने से निकलता है। देखिए, हम बताए हुए हैं कि देखिए क्या होता है कि पृथ्वी जो है प्लेट के रूप में है। तो देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी का प्लेट है। आप बात समझिए, पृथ्वी का प्लेट है और एक प्लेट पृथ्वी का ये है। तो पृथ्वी का दो प्लेट है, यहाँ पे कुछ देश है, यहाँ पे कुछ देश है। पृथ्वी का दोनों प्लेट अगर टकराता है तो भूकंप भी आता। अगर आपस में टकरा गया, समझिए, आपस में टकरा गया तो भूकंप उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वही दूर होता है, पृथ्वी के प्लेट जब आपस दूर होता है, ये इधर गया, तो इस पृथ्वी के नीचे जो उपस्थित है मैग्मा, पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा उपस्थित है उसको क्या होता है, लिथोस्फीयर। देखिए, पृथ्वी के नीचे एस्थीनोस्फीयर एक पार्ट है, पृथ्वी का ही पार्ट है एस्थीनोस्फीयर, और पृथ्वी का ये पार्ट मान लीजिए ये है लिथोस्फीयर। ये क्या है, पृथ्वी का पार्ट है लिथोस्फीयर। बात समझिए थोड़ा, लिथोस्फीयर। और क्या है, ये पार्ट है नीचे, पृथ्वी के नीचे एस्थीनोस्फीयर। ये है एस्थीनोस्फीयर। अब बात थोड़ा समझिए, जब पृथ्वी का प्लेट क्या होता है, ये सतह आप दूर हटा तो एस्थीनोस्फीयर में जो उपस्थित मैग्मा है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ पे जो उपस्थित मैग्मा है उसको बाहर आने का जगह मिल जाता है। उसको क्या होता है, बाहर आने का जगह मिल जाता है। और ये बाहर आकर के ऐसे पूरा एकदम मैग्मा पूरी तरह से एकदम आग के रूप में फैलने लगता है। तो यही जो आग के रूप में फैलता है, जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटा तो मैग्मा को बाहर आने का जगह मिल गया और आग के रूप में फैल गया। तो यही क्या होता है, ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसमें होता क्या है। बात समझिए थोड़ा, यहाँ पे ये पृथ्वी पर वैसा, ये तो बता दिया। अब ज्वालामुखी, जब ये ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो इससे बहुत सारे चीज़ बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चीज़, माने जब ज्वालामुखी होते हैं तो मैग्मा तो निकलते ही हैं, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा तो निकलते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ और निकलते हैं। वो निकलते क्या है, तो सबसे पहले गैस निकलता है जिसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प के कण निकलते हैं। गैस में सबसे ज़्यादा क्या निकलते हैं, जलवाष्प, जो 60 से 80% होते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें ज्वालामुखी में निकलते हैं पृथ्वी के नीचे से। उसके बाद धूल कण निकलते हैं, गैस निकलते हैं, धूल कण निकलते हैं।
धूल कण कई प्रकार के होते हैं। जो 0.05 mm आकार के होंगे, बहुत छोटे आकार होंगे, वो क्या होंगे, धूल कण कहलाएंगे। उससे थोड़ा बड़े आकार 0.5 mm इतना आकार के वो राख के रूप में होंगे। 0.5 mm, ये mm है बुआ, मिलीमीटर, mm से 4 mm जो कण होंगे वो काली राख कहलाएंगे। और 32 mm तक जो आकार होते हैं धूल कण के वो लिपारी या ब्रेसिया कहलाते हैं। लिपारी से बड़ा ब्रेसिया होता है और 32 mm से बड़ा उसको बम कहते हैं। ये जितने हैं ना, राख है, काली राख, लिपारी, ब्रेसिया, ये बम, ये सभी धूल कण के ही नाम हैं। किसके आकृति के आधार पर, बहुत छोटे हैं तो क्या कहलाता है, धूल कण, धूल। उसका उससे भी थोड़ा बड़ा है राख, उससे और बड़ा है काली राख, उससे और बड़ा है लिपारी या ब्रेसिया, उससे और बड़ा है सबसे बड़ा बम। ये सब धूल कण होते हैं। तो जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या निकलते हैं, गैस, गैस निकलते हैं, जिसमें गैस में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्या निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, धूल कण निकलते हैं। उसके बाद नीचे से मैग्मा निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मैग्मा निकलते हैं, मैग्मा निकलते हैं। नीचे से क्या निकलते हैं, मैग्मा निकलते हैं। अब देखिए मैग्मा जो होते हैं वो निकले, नीचे से निकलता है। उसके बाद निकलने के बाद जो पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है और बड़े बड़े कण और चट्टान बना लेते हैं, बड़े बड़े आकृति के चट्टान बना लेते हैं, वो लावा कहलाता है। लावा नहीं निकलता है, निकलता है मैग्मा। पृथ्वी के नीचे सतह से, एथिनोस्फीयर से निकलता है मैग्मा। लेकिन जब पृथ्वी पर आता है और ठंडा होने के कारण, ठंडा जब हो जाता है तो वह पहाड़ की रूप धारण कर लेता है और वही लावा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। उसके बाद जल, जल भी क्या होता है, देखिए मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलता है। मैग्मा अगर बड़े कण रहते हैं तो क्या होता है, वो लावा कहलाता है। और चना के आकार का रहेगा, मतलब बहुत छोटे छोटे अगर कण रहेंगे किसका, मैग्मा का, वो एस्कोरिया कहलाता है। और जो मैग्मा जल में गिरता है तो वो टफ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, टफ कहलाते हैं। समझे। तो इस प्रकार से भूकंप से निकलने वाले पदार्थ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस, धूल कण और मैग्मा, ये तीन चीज़ निकलते हैं। समझे। धूल कण के कई प्रकार हम आपको बता दिए। और मैग्मा जो है, मैग्मा निकलते हैं अगर जल में गिर जाता है। मैग्मा वही बहते हुए, मैग्मा क्या होता है, वो होता है एक प्लाज्मा अवस्था के होता है। जो नीचे से मैग्मा निकलता है ना, उसका अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। अब प्लाज्मा अवस्था क्या होता है हम आपको बताते हैं। प्लाज्मा अवस्था में निकलता है। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, आप देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या होता है हम आपको बताते हैं। प्लाज्मा अवस्था, देखिए प्लाज्मा अवस्था, आप देखिए चावल जब भात बनाते होइएगा, तब भात बनाते हैं तब मार जो एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम थक्का के रूप में एकदम हो जाता है। खून मिलनी, हाँ खून प्लाज्मा अवस्था है। खून जो है कैसे लथर लथर रहता है, एकदम लथर लथर रहता है ना, वही खून जो है वो प्लाज्मा अवस्था है। वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था में। तो नीचे से जो मैग्मा निकलता है ना, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। वो बहता रहता है। वो क्या कहता है, बहता रहता है। ये बहता रहता है, बहता रहता है। और बहते बहते क्या होता है, अगर जल में चला गया तो वो टफ कहलाता है। अगर बड़ा आकार, बहुत बड़ा पर्वत बना लिया तो लावा कहलाता है। और छोटे छोटे आकार के जो नीचे से मैग्मा निकलते हैं, छोटे छोटे चना की आकृति के, वो एस्कोरिया कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एस्कोरिया कहलाते हैं। ये बात समझ गया। तो पृथ्वी से निकलने वाले पदार्थ समझ गए आप क्या होते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ और चीज़ आप जान लीजिए। ये जो गैस निकलते हैं, ये जो गैस निकलते हैं, उस गैस को नूई आर्डेंटे कहते हैं। ये गैस निकलते हैं ना, ये गैस निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं, नूई आर्डेंटे। नूई, ये मान लीजिए गैस निकले, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। मैग्मा निकले। मैग्मा का 3 प्रकार, यानी कि जल में अगर गिर गया तो वो टफ कहलाएगा। और बड़ा आकार हो गया तो वो लावा, बड़ा आकार में निकलता है, पहाड़ के रूप में वो लावा बना लेता है। और चने की आकृति के बहुत छोटा आकार रहता है, उसको एस्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोरिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये
ज्वालामुखी फटा, यहाँ पे ये गैस निकला, ये क्या निकला इधर, ये गैस निकला। ये गैस जो निकलता है ना इधर, ये सब जो गैस होता है वो प्रकृति में बहुत माने हानिकारक गैस होता है, वो नूई आर्डिडेंटे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं गैस को? नूई आर्डिडेंटे, नूई आर्डिडेंटे, ये गैस होते हैं। ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। और ये जो ये पर्वत, ये पहाड़ का रूप, यानी कि मैग्मा क्या होता है, ठंडा होकर के पहाड़ का रूप बना लेता है। ये किस आकार का बना लेता है? पहाड़ का रूप बना लेता है, तो इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस पहाड़ को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये समझ गया। और ये मैग्मा जो निकलता है ना, मैग्मा जहाँ से निकलता है उसको मैग्मा हर्थ कहते हैं। मैग्मा हर्थ, ये मैग्मा जहाँ से निकलता है उसको मैग्मा हर्थ कहते हैं। समझ गया। तो ज्वालामुखी के विषय में समझिए, ज्वालामुखी आता कैसे है। अब आता कैसे सो हम आपको बता, देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको बता कि पृथ्वी के दूर हटने, प्लेट को दूर हटने या प्लेट को टकराने से, तो भाई टकराता नहीं है, अगर टकराया तो भूकंप आएगा। मान लीजिए ये प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये दूर हटेगा तो कोई दिखते नहीं है, दूर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो नीचे जो पृथ्वी के नीचे उपस्थित लावा है, तो भाई बहुत दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण क्या होता है, वो बाहर की ओर फेंकने लगता है, बाहर की ओर फेंकने लगता है, तो वो ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब पास आएंगे, ये पास आते हैं तो टकराएंगे तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन अगर पास आते आते क्या हुआ, ये वाला मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, तो ये इसके नीचे इसके नीचे चले जाएंगे, नीचे भी, प्लेट के नीचे भी जा सकते हैं। तो प्लेट के नीचे चले जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे, तो इसमें जो नीचे उपस्थित है मैग्मा, वो बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, शक्ति होने का कारण होता है कि क्या कहें, बहुत सारी प्रक्रिया होती है पृथ्वी के अंदर। तो ये जिस जगह पे देखेगा कि कमज़ोर स्थल है, उस कमज़ोर स्थल को फाड़ देता है, उस कमज़ोर स्थल को क्या करता है, फाड़ देता है, और बाहर की ओर पूरी तरह से मैग्मा निकलने लगता है। पूरा आग रहता है, पूरी तरह से आग, समझे, पूरी तरह से क्या होता है, आग होता है। माने खून, जिस प्रकार से खून लथड़ियाया ना, खून का थक्का जो होता है जमा हुआ, वो जैसे दलदल करता है, उसी प्रकार से आग बहता रहता है, तो वही भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी आता है। अब ज्वालामुखी के प्रकार बताते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप नॉर्मली ज्वालामुखी के बारे में है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हम बता दिए। अब ज्वालामुखी के प्रकार कैसे बनाते हैं, एकदम नॉर्मली सीखते जाइए इसको। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, देखिए ज्वालामुखी ना कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और उसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, माने कई आधार पर बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि उद्गार के आधार पर, सबसे पहले तो उद्गार के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, कहाँ पे निकला, कैसे उत्पन्न हुआ ज्वालामुखी, कैसे बना, उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया है। अगर प्लेट टकराया कह देते हैं, प्लेट अगर दूसरे प्लेट के नीचे चला गया तो वो केंद्रीय ज्वालामुखी। अगर प्लेट एक दूसरे से हटा तो उसको दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। बस नॉर्मली अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट से हटता है तब ज्वालामुखी आएगा तो दरारी ज्वालामुखी, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला गया तो वो केंद्रीय ज्वालामुखी। समझ गए? तो ये दोनों समझ गए। उसका निकलने वाले पदार्थ के आधार पर, ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, तो उसके आधार पर भी ज्वालामुखी को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर सिर्फ गैस निकलता है, ज्वालामुखी फटा, मैग्मा नहीं निकला, सिर्फ गैस ही, पूरा गैस ही निकला, धूल कण सब ये सब निकले, सिर्फ गैस निकलता है, तो उस ज्वालामुखी को फ्यूमेरोल कहते हैं। सिर्फ गैस निकलता, इसमें सिर्फ गैस निकलती है। वैसे ज्वालामुखी जिसमें सिर्फ हानिकारक गैस निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्यूमेरोल ज्वालामुखी कहते हैं। फ्यूमेरोल, देखिए कौन कौन गैस निकलते हैं, CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआंरे ज्वालामुखी भी इसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से धुआं के समान लगता रहता है। गैस निकलता है ना सिर्फ, तो पूरी तरह से धुआं के समान लगता रहता है, इसीलिए इसे धुआंरे ज्वालामुखी कहते हैं। अगला होता है सोल्फ तारा। सोल्फ तारा ऐसे ज्वालामुखी में क्या होता है, सल्फर की मात्रा अधिक होती है। ऐसे ज्वालामुखी में क्या होती है,
सल्फर की मात्रा अधिक होती है। अगला होता है मुफेटे, जलवाष्प की मात्रा। तो मुफेटे ज्वालामुखी ऐसा होता है जिसमें जलवाष्प ज़्यादा निकलता है, जल के वाष्प कण बहुत अधिक निकलते हैं। गीजर और गिजराइड, अगर गर्म जल निकला ज्वालामुखी में, सिर्फ गर्म जल निकला तो गर्म होकर निकलेगा, क्योंकि नीचे तो बहुत सारा तापमान बहुत अधिक है ना नीचे। तो पानी अगर सिर्फ निकलेगा तो उसको गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? गीजर। और सिर्फ कीचड़, अगर कीचड़ निकलेगा तो उसे गिजराइड कहते हैं। इसे पेंटपोट भी कहते हैं। गिजराइड को क्या कहते हैं? पेंटपोट, क्योंकि उसमें से जब कीचड़ निकलता है तो ब्लू, रेड, येलो ये सब रंग दिखाई देता है, ये सब रंग के कीचड़ होते हैं, इसीलिए इसे पेंटपोट कहते हैं। समझ गए? हम पहला क्या देखें? उद्गार के स्थान पर कि कैसे बना ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी या तो प्लेटें दूर हटेगी तो बनेगा, या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी तो बनेगा। तो इस प्रकार से दो प्लेट, एगो दरारी एगो केंद्रीय, उद्गार के आधार पर दरारी और केंद्रीय। उसके बाद निकलने वाले पदार्थ के आधार पर, तो फ्यूमेरोल, सल्फतारा, मुफेटे, गीजर, गिजराइड। फ्यूमेरोल में क्या होता है? जिसमें गैस निकलती है। सल्फतारा, सल्फर की मात्रा अधिक होती है। मुफेटे, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। गीजर, गर्म जल निकलते। गिजराइड में कीचड़ निकलते हैं। गिजराइड को क्या कहते हैं? पेंटपॉट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेंटपॉट इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कलरफुल कीचड़ होते हैं, कलर वाले कीचड़ होते हैं। अब उसके बाद अगला देखते हैं हम समय के आधार पर। समय के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए समय के आधार पर, समय के आधार पर क्या होता है? देखिए कुछ ज्वालामुखी होता है कि हमेशा धधकता ही रहता है, हमेशा उसमें उद्गार होता रहता है, माने हमेशा। तो कुछ ज्वालामुखी क्या होता है? हमेशा उसमें से ये मैग्मा निकलता रहता है, धूल कण, ये सब जितने भी कण होते हैं वो निकलता रहता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिसमें से निकलना बंद हो गया है, लेकिन संभावना है कि कभी न कभी फिर से ज्वालामुखी निकल सकता है। और कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, वहाँ पर पानी भर गया है और पानी भर के झील का रूप धारण कर लिया है। तो ये तीन टाइप के ज्वालामुखी समय के आधार पर होता है। तो जो ज्वालामुखी हमेशा निकलता रहता, हमेशा धधकता रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वो हमेशा उसमें से मैग्मा निकलते रहता है, हमेशा निकलता रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वैसा ज्वालामुखी जिसमें से क्या हुआ है? उद्गार हुआ है, अभी नहीं हो रहा है लेकिन बाद में कभी भी हो सकता है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो अब कभी नहीं माने फूटेगा, ज्वालामुखी कभी नहीं फूटेगा, कभी नहीं उस पर ज्वालामुखी आ सकता है, वो मृत ज्वालामुखी कहलाता है। अब इस सभी के कुछ कुछ उदाहरण दिए हैं हम यहाँ पे। सक्रिय ज्वालामुखी, लगातार पदार्थ निकलते हैं। वैसा ज्वालामुखी जिसमें से लगातार पदार्थ निकलते हैं, उसमें बहुत सारा उदाहरण है। किलामू, स्ट्राम्बाबोली, कोटापैक्सी, ओजस डेल्साजो, ये सब क्या है? सक्रिय जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के हम नाम लिखे हैं, समझे? इसको आपको याद कर लेना। किलामू कहाँ है? हवाई द्वीप, उत्तरी अमेरिका में है। यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो किलामू, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलामू कहाँ है? हवाई द्वीप, उत्तरी अमेरिका में। स्ट्राम्बोली, ये भूमध्य सागर में पाया जाता है। तो भूमध्य, देखिए स्ट्राम्बोली को प्रकाश दिखाई देता है। स्ट्राम्बोली देखिए भूमध्य सागर में होता है। स्ट्राम्बोली वैसा ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में आता है, और वहाँ पे इतना प्रकाश निकलता है ना, सक्रिय है तो मतलब हमेशा आता रहता है। तो भूमध्य सागर में जितने भी वैज्ञानिक सब रहते हैं, वो सभी वैज्ञानिक को वो प्रकाश हमेशा दिखाई देता है। तो ऐसे खड़ा होगा तो हमेशा प्रकाश दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको स्ट्राम्बोली को प्रकाश लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश लाइट भी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किला इसको स्ट्राम्बोली को स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। एक होता है कीटापैक्सी, ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, बहुत ऊंचा तक ये मैग्मा से निकल के जाता है। और एक होता है ओजस डेल्साजो, ये भी दक्षिण अमेरिका में। समझ गए? तो ये था सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ उदाहरण दे दिए, आप याद कर लीजिए। किलामू, स्ट्राम्बोली, कीटापैक्सी, ओजस डेल्स, समझे ये सब। उसके बाद
प्रसुप्त ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जो ही बंद है लेकिन कभी भी फिर से उत्पन्न हो सकता है। उद्गार हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी हो सकता है। इसमें भी कुछ उदाहरण दिए हैं। विसुवियस भूमध्य सागर में आता है, बैरन और नारकोडम, ये भारत के है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना हमारा, वहीं पे ये दोनों बैरन और नारकोडम आता है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सोझे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो किलिमंजारो। अब उसका मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी क्या होता है, उद्गार होना बंद, जिसमें झील बन गया है, उद्गार होना बंद हो गया, झील बन गया। इसमें भी कुछ उदाहरण लिखे हैं, कोल सुल्तान देवबंद, ये ईरान में ईरान का ज्वालामुखी है, कोल सुल्तान देवबंद। पोपा म्यांमार का, एकांका गुआ कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का प्रकार हम देखें 3 टाइप की। एक प्रकार से हमारा प्लेट अंदर गया है, प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचा हो गया है कि प्लेट एक दूसरे से हट रहा है, उसके स्थान पर हम बांट दिए थे। दूसरा निकलने वाले पदार्थ के हिसाब से बांट दिए थे। तीसरा यानी कि किस हिसाब से बांट दिए, समय के आधार पर। तो इस प्रकार से 3 टाइप से ज्वालामुखी को 3 आधार पर बांट दिया है। तीनों आधार में कई कई प्रकार ज्वालामुखी के हैं, समझे। अब हम ये तो हो गया ज्वालामुखी के विषय में सारा कुछ। अब ज्वालामुखी निकलते हैं तो उस पर स्थान कैसा हो जाता है, जहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है वहाँ पे कैसा स्थान हो जाता है, उसके विषय में हम जानेंगे इसके बाद। देखिए अब क्या होता है, देखिए क्या होता है इसमें से। अब देखिए ज्वालामुखी से हम तो ज्वालामुखी के विषय में बताएं, कौन कौन पदार्थ निकलता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से होता है, ज्वालामुखी से बताएं। अब ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है, अब ज्वालामुखी होगा तो वहाँ जिस जगह पे ज्वालामुखी आएगा वहाँ का स्थल यानी कि जगह किस आकार का होगा। प्रश्न नहीं कहता है ज्वालामुखी क्या है, इसके विषय में तो बता दिए। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृति, मतलब ज्वालामुखी जो क्रिया हुआ वहाँ पे भू का आकृति, भूमि का आकृति किस प्रकार का होगा, तो सो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी निर्मित होगा तो उससे कई टाइप के आकृति बनेगा, बहुत सारे आकार के आकृति बनेगा। तो देखिए ज्वालामुखी अगर निर्मित होगा तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि ज्वालामुखी ऊपर भी आ सकता है, ज्वालामुखी तो नीचे भी हो सकता है। ज्वालामुखी मान लीजिए ज्वालामुखी फटा तो कुछ पदार्थ, कुछ मैग्मा जो है नीचे भी रह सकता है ना, नीचे भी रहता है। तो 2 टाइप की आकृति होता है भूमि का ज्वालामुखी से बनने वाले विभिन्न स्थलाकृति। एक तो अंतः स्थलाकृति, मतलब भूमि के नीचा बना वो किस टाइप के स्थल हुआ वो, और एक तो बाह्य स्थलीय, अंतः स्थलीय और बाह्य स्थलीय, मतलब भूमि के नीचा किस प्रकार का स्थल बना और भूमि के ऊपर किस प्रकार का स्थल बना। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि है। यहाँ से क्या है, मान लीजिए यहाँ लावा है, यहाँ क्या है, लावा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ज्वालामुखी फटा, यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, ये ऊपर गया। तो ऊपर भी आकृति बना लिया किसी टाइप के, बहुत सारे टाइप की आकृति बनाते हैं ऊपर भी, और नीचे भी मान लीजिए ये गया तो ये मान लीजिए कि ये जा रहा है ज्वालामुखी, मैग्मा जा रहा है। मैग्मा बहुत नीचे, बहुत पृथ्वी के बहुत नीचे, अगर मान लीजिए कि इस टाइप के कोई उसको मैग्मा को जगह मिल गया और इस टाइप का आकार वो बना लिया, इस टाइप का वो आकार बना लिया, इस टाइप की मैग्मा जम गया पृथ्वी के बहुत नीचे, आप देख ही नहीं सकते, कितना भी गड्ढा खनिएगा ना तो ये नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए मैग्मा ऊपर गया, अब मैग्मा मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्रिया हुआ जिसके कारण मैग्मा धधका तो ऊपर गया। अब मैग्मा जो धधका तो कुछ तो इधर उधर भी फैलेगा ना, जाएगा, रास्ता में मिलेगा तो जिधर रास्ता मिलेगा उधर चला जाएगा, जिस आकार में मिलेगा उस आकार में शेप हो जाएगा मैग्मा, जिधर उसको आसान ज़मीन मिलेगा उधर वो छेद देगा, उधर छेद देगा। तो इसी प्रकार से अंदर में जो बनता है स्थल उसके आकार, उसके आधार पर कितने टाइप के होते हैं सो हम आपको बता रहे हैं। अगर इस टाइप के आकार बना लिया मैग्मा, इस टाइप के बना लिया, इसको कहते हैं बैथोलिथ। इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ, इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ। ये हो गया। अगर मान लीजिए ये मैग्मा जमा हुआ,
मान लीजिए ये गया, मान लीजिए ये मैग्मा गया इधर चला आया, अब इधर आकर के इसको मान लीजिए मिल गया इधर जगह, ऐसे खड़ा दीवार की तरह ऐसा जगह मिल गया इसको, तो ऐसे चला गया। ऐसे अगर मान लीजिए मैग्मा गया, मैग्मा का चट्टान यानी लावा, चट्टान बनने के बाद ठंडा, देखिए ऊपर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है मैग्मा, बहुत जल्दी के मतलब ना जल्दी भी नहीं, 1-2 दिन में, माने कई 100 साल में, लेकिन ऊपर जितना जल्दी ठंडा होगा उससे बहुत ही अधिक लेट नीचे लगेगा, नीचे ठंडा होने में अधिक लेट लगता है। तो नीचे ठंडा होने में अधिक लेट लगता है। क्या कर रहा है लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या कहें। तो ये हो गया। तो इस अगर मान लीजिए इस टाइप की आकृति में अगर मान लीजिए लावा जमा हो गया तो इसको कहते हैं डाइक। इसको क्या कहते हैं? डाइक। इसको डाइक कहते हैं। लावा ऊर्ध्वाधर आकार दीवार के रूप में बाहर से दिख नहीं सकता, से दिख सकता है। देखिए बाहर से आप इसको अगर थोड़ा गड्ढा खनेगा ना तो ये बाहर से ये डाइक दिख सकता है, लेकिन बैथोलिथ नहीं दिख सकता है। समझ गए? जब लावा ऊर्ध्वाधर ऐसे सीधा दीवार के रूप में खड़ा होगा तो ये क्या होगा, क्या आकृति होगा, अंदर का आकृति क्या हो जाएगा, डाइक कहलाएगा। समझ गए? अब मान लीजिए ये हुआ, अगर मान लीजिए लावा ऐसे चला गया क्षैतिज, ऐसे लावा उसको जगह मिला लावा को और ऐसे चला गया, लावा को ऐसे जगह मिला और ऐसे चला गया इस प्रकार से, यानी कि सील के रूप में। सील, इसको सील कहते हैं। सिलबट्टा जो होता है जिस पर हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो वो क्या होता है, सीधा होता है। तो सील के रूप में, उसी से याद रखेंगे सील, इसको सील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सील। अगर क्षैतिज रूप में, क्षैतिज लावा की सीट दो चट्टानों के बीच, मान लीजिए दो चट्टान था, बीच में चट्टान था, उसको जगह मिल गया लावा को जाने के लिए, वो चला गया इस प्रकार से, चला गया तो इस प्रकार के लावा जम गया। तो इस ये जो आकृति होगा वो किस आकृति, वो क्या कहलाएगा, सील कहलाएगा। ये बैथोलिथ, डाइक, सील। अब देखिए कभी पहाड़ के रूप, पहाड़ रहता है तो पहाड़ कैसे रहता है, इस टाइप के पहाड़ रहता है। अगर इसमें मान लीजिए इसमें उसको ज़मीन मिला एकदम आसान वाला, लावा को इस आसान वाला ज़मीन मिला, इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से सर्पिल माने सर्प के आकार का हो गया। तो इस प्रकार के अगर लावा जम जाएगा ना, इस प्रकार के अगर मान लीजिए लावा जम गया, ऐसे जम गया लावा, तो इसको कहते हैं फेकोलिथ। इसको क्या कहते हैं, फेकोलिथ। अगर इस प्रकार के लावा जम गया, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, जितना स्थलाकृति है सब पृथ्वी के अंदर की बात कर, तो पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं सब, दे रहे पृथ्वी के अंदर में, ये क्या कहलाएगा, ये फेकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ, ये क्या कहलाएगा, फैकोलिथ। यानी कि ये क्या होता है कि मोरदार पर्वत के नीचे सर्पाकार, माने मोरदार पर्वत जो होता है ना, ऐसे ऐसे पर्वत, इस प्रकार का पर्वत होता है, तो उसमें लावा एकत्रित हो जाता है नीचे। उसको जैसे लावा को जगह मिलता है, आसान जगह मिलता है, कमज़ोर जगह मिलता है, वैसे वैसे वो छेद देता है और उस प्रकार से लावा हो जाता है और जम जाए, ठंडा होने के कारण इस आकृति के हो जाता है। तो ये फैकोलिथ कहलाता है। अब उसके बाद एक आकृति होता है, मान लीजिए लावा इस टाइप की आकृति बना लिया, इसको जगह मिला लावा को और इस टाइप की आकृति वो लावा बना लिया, तो इसको कहते हैं लैपोलिथ। इसको क्या कहते हैं, लैपोलिथ। इस आकृति को कहते हैं लैपोलिथ। लैप माने गोद होता है और गोद के समान है ना इस टाइप के, तो इस टाइप के लैपोलिथ, इस आकार के बना लगा तो किस आकार, क्या कहलाएगा, लैपोलिथ। और जस्ट उसके उल्टा, उसके नीचे उल्टा अगर बना लिया, मान लीजिए इस प्रकार के लावा बना लिया, लावा एकत्रित होकर इकट्ठा होकर जम गया, ठंडा हो गया इस आकार के, तो इस आकार के अगर बना लेता है तो इसको कहते हैं लोकोलिथ। इसको क्या कहते हैं, लोकोलिथ। इसको ऊपर बनाए थे क्योंकि बैथोलिथ सबसे नीचा होता है, वो ऊपर होता है लोकोलिथ। इसमें तो इतना ही तो अंतर रहता है। ये क्या कहलाता है, लोकोलिथ। देखिए ये भूमि का आकृति होता है, ये अंतःस्थल होता है, यानी कि भूमि के अंदर में अगर इस ऐसे ऐसे रहेगा, अगर इस प्रकार की आकृति रहे बैथोलिथ, इस प्रकार की आकृति तो सील, इस प्रकार के तो फैकोलिथ, इससे तो लोकोलिथ, इससे तो डाइक और इस प्रकार के तो क्या कहलाया, लैपोलिथ। तो इस प्रकार की आकृति। अब देखिए भूमि के ऊपर, ये तो भूमि के नीचे अगर मान लीजिए मैग्मा जमा हो जाता है तो इस प्रकार की आकृति बनाता है। तो भूमि के ऊपर जो आकृति बनाएगा, तो भूमि के ऊपर भी बहुत सारे प्रकार की आकृति बनाता है।
जो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए भूमि के ऊपर कैसे आकृति बनता है। अब देखिए हम अब बाह्य स्थल माने ज्वालामुखी जैसे आया, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। मान लीजिए यहाँ से लावा आया, यहाँ से लावा आया और पृथ्वी पर इस प्रकार के, तो लावा जो है बहुत सारे इधर फैलेगा, इधर जाएगा, तो इस पर बाहर का जो पृथ्वी का स्थल होगा वो किस टाइप के होगा। तो क्या लावा सिर्फ ऐसा ही रह के यहीं पे रह जाएगा? ऐसा नहीं होता है बुआ, यहीं पे नहीं रह जाता। यहीं पे लावा यानी मैग्मा जो है आ करके यहीं पे ठंडा होकर नहीं रह जाता है, बहुत सारी आकृति बना लेता है। वो जो मैग्मा नीचे से निकलता है ना और ठंडा होने के बाद लावा, तो लावा कहे चाहे मैग्मा कहे, आप समझ लीजिएगा कि हम नीचे से निकलने वाले पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो लावा जो नीचे से निकलता है तो बहुत सारी आकृति बना लेता है, जिसमें कई आकृति हम आपको बताएं। शंकु, तो सबसे पहले तो शंकु के आकार का पहाड़ बना लेता है, नीचे से मैग्मा निकलता है और ये ठंडा होकर के लावा का रूप धारण करता है और पहाड़ बना लेता है। तो पहाड़ किस आकार के बनाता है? शंकु आकार का। शंकु कैसे होता है? आप देखे हुए ना, शंकु इस टाइप के होता है, टोपी टाइप के, तो इस टाइप का आकार बना लेता है, इस टाइप का, और बीच में छेद रहता है। इसी में शंकु क्या करके ऊपर एकदम छेद रहता है, इसी में से एकदम लावा सब निकलता रहता है। एक बार लावा निकलेगा आई पर, एक बार आता जाएगा, एक बार मैग्मा निकलेगा आई पर आता है, एक ही एकदम ऊपर होता जाएगा। इस प्रकार के होता है, ऐसे मैग्मा निकलता जाएगा। तो सबसे आकार क्या होता है? शंकु के आकार का। शंकु के आकार का ऐसे होता है और नीचे इसमें से क्या होता है? लावा सब, मैग्मा सब निकलता रहता है और आकार बनाते रहता है। तो पहला क्या होता है? किस आकार का होता है स्थल? वहाँ पे जिस जगह पे भूकंप कहा जाता है, ज्वालामुखी आता है, उस जगह पे क्या होता है? शंकु के आकार का बना देता है, पहाड़ बना देता है। उसके बाद परजीवी कोण, परजीवी शंकु बना देता है। वो क्या होता है आप देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा। शंकु समझ गए ना, उस आकार शंकु क्या आकार का बनाता है। परजीवी शंकु क्या होता है? मान लीजिए ये आपको, मान लीजिए हम, ये पृथ्वी है, ये अब यहाँ से क्या किया, ये मैग्मा निकला, अब निकला तो ऐसे ये बना लिया कोण। यहाँ पे भूम है, इसका छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है। अब क्या होता है, लावा क्या होगा? ठंडा हो जाता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें मैग्मा भर जाता है। इसमें क्या होता है? मैग्मा, ये मैग्मा इसमें भर गया, इसमें मैग्मा भर गया और ठंडा हो गया, निकलना बंद हो गया। मैग्मा भर गया, निकलना बंद हो गया। लेकिन 100 साल, 200 साल, 300, 1000 साल के बाद फिर से यहीं पे ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए मैग्मा गया, मैग्मा जाया, तो मान लीजिए यहाँ तक तोड़ दिया, उसके बाद वो नहीं तोड़ पाया और देखा कि इससे आसान रास्ता इधर है, इससे आसान रास्ता किधर है? इधर है। तो वो जो होगा ज्वालामुखी, ये जो मैग्मा किधर से निकलने लगेगा? इधर से। जो शंकु बना हुआ था ना, उसी पर निकलने लगेगा। क्या ज्वालामुखी निकलने लगेगा, उसी पर ज्वालामुखी निकलने लगेगा। और ये भी एक प्रकार के क्या बना लेगा? यहाँ पे शंकु के आकार का बना लेगा। ये भी यहाँ पे क्या बना लेगा? शंकु के आकार का बना लेगा। मतलब जब शंकु के आकार से नया ज्वालामुखी निकले तो उसे परजीवी कोण या परजीवी शंकु कहते हैं। समझ गए बात को? यानी कि यहाँ से मैग्मा जा रहा है, यहाँ तक तो छेद दिया, लेकिन इससे आगे ये नहीं जा पाया और देखा, ये मैग्मा देखा कि इधर नहीं माने जा रहे हैं हम, इससे आसान रास्ता इधर है, तो इधर चले जाते हैं। तो इधर ये खोद देता है, इधर क्या करता है? गड्ढा इधर में निकलने लग जाता है, इधर में निकलने लग जाता है, इधर में निकलने लग जाता है। तो ये भी क्या करता है? इस प्रकार से मैग्मा निकल के शंकु के आकार का इधर बनाया जाता है। इसको परजीवी शंकु। अगर ये निकला तो शंकु, और इधर ये ऐसे बनता है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? परजीवी शंकु। समझ गए? उसके बाद होता है प्लग। तो प्लग हुआ ये जो छिद्र होता है ना, ये छिद्र, तो इसमें जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, तो यही क्या कहलाता है? प्लग कहलाता है। इसमें जब लावा इकट्ठा हो जाता है, छिद्र में जब लावा इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। समझ रहे हैं? हम यहाँ पे लिख दिए प्लग, चित्र बना दिए। अब ज्वालामुखीय पठार और ज्वालामुखीय ट्रैप, ये क्या होते हैं समझिए। ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं? जब ज्वालामुखी निकला, ऐसे निकला, तो ये तो यहाँ पे शंकु बना लिया, लेकिन जब ऐसे ज्वालामुखी चला गया, इधर चला गया, माने ये मैग्मा ऐसे चला गया लावा,
अब लावा ऐसे गया, इस टाइप के जो पठार कैसे होता है आप जानते हैं? पठार क्या होता है? पहाड़ ऐसे होता है बहुत ऊंचा, लेकिन अगर इस टाइप के हो जाएगा, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर इस टाइप के हो जाता है तो ये पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार। तो जब मैग्मा लावा इधर निकला और ऐसे चला गया पृथ्वी पर, इस टाइप के बना दिया, इस टाइप के बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया, इस टाइप के बनाया था, तो ये ज्वालामुखीय पठार कहलाता है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित पठार। ज्वालामुखी से निर्मित पठार जब लावा दूर तक फैलता है तो पठार का निर्माण करता है। जैसे दक्कन का पठार, साइबेरिया का पठार, ये सब क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार है। और ट्रैप क्या होता है? बात समझिए थोड़ा। ट्रैप और पठार सेम चीज़ होता है। मान लीजिए ये आया, ज्वालामुखी आया, ऐसे ऐसे क्या हुआ? लावा चला गया, ऐसे गया, इधर लावा चला आया। अब क्या हुआ? ये ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया। इस पठार पर लोग सब रहने लगे, इस पठार पर लोग सब रहने लगे, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब क्या हुआ? इधर उगने लगे। ये सब पेड़ पौधे, ये सब माने सारा जनजीवन, खेती उती हर कुछ होने लगे। अब यहाँ पे खेती होने लगा, इस पठार पे लोग सब रहने लगे, यहाँ भी खेती उती सब कुछ होने लगा। यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। तो अब क्या होता है? होता क्या है? फिर से 200 साल 300 साल के बाद फिर से इसमें ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, फिर से ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। अब फिर से जो ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो बउआ यहाँ पे फिर से आएगा, तो जितना जीव जंतु हुआ सब इसी में चपा जाएगा, जितना जीव जंतु हुआ सब इसी में चपा जाएगा। और परत दर परत माने इसके, ये तो पठार क्या था? ज्वालामुखी से निर्मित था। फिर से कुछ दिन के बाद जब ज्वालामुखी आया था, जीव जंतु को अंदर चाप दिया और क्या हुआ? यहाँ पे एक दूसरा पठार निर्मित हो गया। फिर से 100 साल के बाद फिर से जीव जंतु रहने लगा, फिर से 100 साल के बाद आया, फिर से ये चाप दिया। यानी परत दर परत जब पठार हो जाता है, ज्वालामुखी से निर्मित हो जाता है पठार, तो उसी को कहते हैं ज्वालामुखी ट्रैप। जब लावा परत दर परत हो तो दो पठार के बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव जंतु पहले जो पठार बन गए थे वहाँ पे जीव जंतु रहने लगे थे, अब दूसरा बार आया तो सब तो उसी में चपा उपा के मर जाएगा ना, तो वहाँ पे जीवाश्म ईंधन ज़्यादा मिलते हैं, कोयला वोयला सब ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखीय ट्रैप होते हैं। अब उसके बाद इसका एक चीज़ देखते हैं, ज्वालामुखीय मुख, इसका मुंह जो होता है वो किस आकार का होता है? तो उसमें भी कई आकार होते हैं, सो हम बताते हैं। देखिए इसको नोट करते जाइएगा, समझे? इसको नोट करते जाइएगा पॉज करके वीडियो। अब देखिए क्या है, अब गड्ढा। देखिए हम बताया, अब गड्ढा, वो जो गड्ढा, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी आता है, ये पृथ्वी था, ये मान लीजिए ज्वालामुखी आता है, ये ऐसे ये पहाड़ बना लिया, तो ये जो गड्ढा होता है, ये जो गड्ढा, इसको क्या कहते हैं? अभी बताए थे। इस गड्ढा को, ये जो गड्ढा होता है इसको प्लग कहते हैं। ये गड्ढा जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। अब ये जो गड्ढा है, कई प्रकार के गड्ढे होते हैं। ये गड्ढा जो होता है कई प्रकार के होते हैं। अगर ये गड्ढा अगर छोटा होगा, मान लीजिए ये गड्ढा जो होगा छोटा होगा, छोटा से मतलब ये नहीं छोटा कि इतना बड़ा है, वो भी छोटा बहुत बड़ा होगा। ज्योग्राफी में छोटा बड़ा कोई भी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना छोटा कह रहा है, कितना बड़ा कह रहा है। तो जब गड्ढा छोटा होगा ना, तो ये कहलाएगा मार। ये क्या कहलाता है? मार। अब उससे बड़ा, बार बार ज्वालामुखी आया, बार बार ज्वालामुखी आया, उससे क्या होता है? गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब मार से बड़ा हो जाता है तो क्या कहलाता है? ये गड्ढा क्रेटर कहलाता है। अब इससे भी बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? कैल्डेरा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कैल्डेरा कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है, कैल्डेरा कहलाता है। तो इस प्रकार देखिए ये कैल्डेरा, तो ये एक चीज़ ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जापान में एक है कैल्डेरा, जापान में आसो नाम है। आसो कैल्डेरा जो है विश्व का सबसे बड़ा कैल्डेरा है। 21 किलोमीटर तो उसका क्या है? व्यास है। 21 किलोमीटर तो दूर है, इतना बड़ा कैल्डेरा है, समझे? तो समझ गए, यानी कि गड्ढा जो है, मान लीजिए कि ये है, ये गड्ढा जो होता है, ये वाला गड्ढा, ये अगर छोटा है तो मार, उससे बड़ा तो क्रेटर,
वो उससे भी बहुत बड़ा कैल्डेरा। अब देखिए एक होता है नेस्ले कैल्डेरा। नेस्ले कैल्डेरा क्या होता है, देखिए जैसे हम बताते हैं, ये कैल्डेरा, मान लीजिए ये कैल्डेरा था बहुत बड़ा, ये कैल्डेरा था। अब देखिए कभी ज्वालामुखी आएगा तो मान लीजिए इसका मुख है, ये क्या है, इसका प्लग है। अब ये ज्वालामुखी आया, तो ज्वालामुखी आया तो कैल्डेरा मान लीजिए इसमें क्या कहता है, वो मैग्मा भर गया, जमा हुआ, तो पूरा जो है पूरा ये मुख को नहीं खोल सकता है, ये पूरा नहीं खोलेगा। तो इसमें से एक छोटे छोटे जगह पर ये क्या करेगा, ये कैल्डेरा बना लेगा, छोटे छोटे जगह पर क्रेटर यानी कि छोटा छोटा छिद्र बना करके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कैल्डेरा के ऊपर छोटे जो छिद्र बना करके ज्वालामुखी आता है वो क्या कहलाता है, नेस्ले कैल्डेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्ले कैल्डेरा। तो समझ गया, मुख के आधार पर समझ गया, 3 टाइप 4 टाइप के होता है, ये समझ जाइएगा। उसके बाद अगला होता है क्रेटर। क्रेटर झील। कुछ देखिए जब मर जाता है यानी ज्वालामुखी आना बंद हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है तो उसको झील कहते हैं। अगर छोटा रहता है तो क्रेटर झील, बड़ा रहता है तो कैल्डेरा झील कहते हैं, पानी भर जाता है। टिटिकाका जो होता है सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका का बोलिविया में टिटिकाका जो है सबसे बड़ा झील है। लुनार झील, निस्क झील, ये सब क्या है, ये सब कैल्डेरा या क्रेटर झील है। समझ गया। तो इस प्रकार से हम देखें स्थल पर कई प्रकार के शेप बना लेते हैं, ये मैग्मा कई प्रकार के शेप बना लेते हैं। अगर वही देखिए यह स्थल पर हुआ, देखिए महाद्वीप यानी कि स्थल पर आता है, महाद्वीप के मतलब क्या, स्थल पर आता है तो इस टाइप के बनाते हैं। और अगर वही जल में महासागर में आता है ज्वालामुखी तो वो एक अलग टाइप, उसका एक अलग नाम है। तो महासागर में हम लिख दिए मध्य महासागरीय कटक दरारी। महासागर में हमेशा दरारी ज्वालामुखी आते हैं, माने प्लेट को अलग होने से आते हैं। मेडिनल वैली महासागरीय गर्त, जी उसमें माने महासागर में गड्ढा बना लेते हैं तो महासागरीय गर्त, महासागरीय बेसिन, महासागरीय पठार। इन महासागर में भी जब मैग्मा ठंडा हो जाता है ना तब पठार के रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको ज्वालामुखी के विषय में हम आपको पूरी तरह से बता दिए। आपको इस प्रकार से ये प्रश्न था, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित भू आकृति। भू आकृति 2 टाइप के, एक पृथ्वी के नीचे बनेगा 100, पृथ्वी के ऊपर बनेगा 100। इसको सबको पॉज कर करके आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब अगला क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।